हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पाइनेक्सिस। जैसे कि हम केमिस्ट्री की सीरीज ले जा रहे थे और आज हमारी वीडियो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्लास 10th का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर, वन ऑफ द लेंथी चैप्टर, जिसमें कि बच्चे डरे रहते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़े कौन सा छोड़े। और लिटरली बताऊं, बहुत टफ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स लाया हूं जिसमें कि हम 2 से लेकर 3 स्लाइड में इस कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे और एक भी क्वेश्चन इस पूरे स्लाइड से, इस वीडियो लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि चैप्टर बाकी चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा है, 5 मिनट वीडियो लेंथी हो सकती है, बट हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगी। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो, कोई भी प्रैक्टिस सेट कुछ नहीं देखना है, बस इसको रिवाइज करना है। बार बार एक बार कॉपी में उतार सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और बस। ठीक है, पेपर देके आना है और सारे क्वेश्चन सही बना के आने हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे और सीधे चैप्टर में जाएंगे। और हाँ, इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आपको वो वहां पर प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे एसिड एंड बेस और उसके बाद हम सॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक हो गया। कुछ नहीं है, देखिए भाई, यहां पर एसिड किसे कहते हैं भाई, एसिड के बारे में कुछ जानकारी। भाई ये सोर होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा, ये एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देते हैं। देखो HCl ना ऐसे नहीं देगा H पॉजिटिव, जब उसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में डालोगे जब HCl को, तो क्या देगा भाई, H पॉजिटिव। एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं H पॉजिटिव, याद रखिएगा। अगला, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, ये तो भाई पता ही है आप लोगों को। अगला, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बट ओनली इन एक्वस फॉर्म, नॉट इन द जर्नल फॉर्म। अगर आप HCl को खरीद के लाओगे ना बाजार से और कहोगे कि भाई ये हीट और या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, नहीं, पहले उस HCl को आपको डाइल्यूट करना पड़ेगा, पानी में डालना पड़ेगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक हो गया। बट ओनली इन द एक्वस फॉर्म, नॉट द नॉर्मल फॉर्म। पक्की बात, बिकॉज दे रिलीज H पॉजिटिव आयन ओनली इन द एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया। ये भाई पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा कि भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। दूसरी बात, एक्वस सॉल्यूशन में क्यों होते हैं। कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक हो गया। एसिड के कुछ एग्जांपल देखो, HCl है ना, एक्वस सॉल्यूशन में डाला यानी कि पानी में डाला, आप चाहो तो ऊपर पे H2O भी लिख सकते हो, तो किसमें टूटेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यही H पॉजिटिव करंट कंडक्शन का कॉज है, यहां पर यही कर रहा है करंट को कंडक्ट। ठीक हो गया। फैक्ट, H पॉजिटिव को जब H2O में डालते हैं ना तो भाई H3O पॉजिटिव बनता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन कुछ नहीं है, H पॉजिटिव ही है बस। ठीक है, तो कई बार अगर बुक में ऐसा लिखा होगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना, H3O पॉजिटिव नथिंग बट अ H पॉजिटिव बस। और H3O पॉजिटिव को बोलते क्या है, हाइड्रोनियम आयन। बस पता होना चाहिए अपने को। अब बात करते हैं बेस की। भाई बेस के बारे में अगर कुछ जानकारी दें, क्या होता है बताइए बेस। पहली बात, बिटर होता है, सोपी होता है, सोपी टू टच, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। H पॉजिटिव क्या करता था, एसिड क्या करता था, H पॉजिटिव सॉल्यूशन, H पॉजिटिव आयन रिलीज करता था। बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। हेंस दिस इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एसिड भी गुड कंडक्टर होता है, किसकी वजह से, H पॉजिटिव की वजह से। बेस भी गुड कंडक्टर होता है, किसकी वजह से, OH नेगेटिव की वजह से। बट दोनों कहां रिलीज करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक हो गया। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बेस ना बहुत ज्यादा फेमस नहीं होते, हमारे पास 2-3 ही अच्छे खासे बेस हैं। एक है अपने पास NaOH, एक है आपके पास KOH, एक अगर आप बात करना चाहें तो NH4OH लिख सकते हो। ठीक हो गया। अदरवाइज NaOH और KOH ये 2 बढ़िया बेस है, इनसे अपना काम चल जाता है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा नया टॉपिक कि भाई पहचाने कैसे कि कौन बंदा एसिड है और कौन बंदा बेस है। तो भाई पहचानने के लिए कुछ इंडिकेटर होने चाहिए ना, तो अगला टॉपिक हमारा इंडिकेटर्स के बारे में है, जिसमें कि मैं भाई इतने बढ़िया तरीके से आपको इंडिकेटर समझा दूंगा ना कि आपको इसके बाद कभी इंडिकेटर में दिक्कत ही नहीं होगी। देखो भाई कितनी मस्त ट्रिक लेके आया हूं मैं आपके पास, बहुत फेमस ट्रिक है। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहले मैंने लिखा कैसे ये समझना है ना भाई, क्योंकि ये तो मेरे नोट्स हैं। पहले मैंने इंडिकेटर का नाम लिखा है, फिर बेस लिखा है, फिर एसिड लिखा है, याद रखिएगा। देखो क्या है, लेबर, ट्राई,
पॉपकॉर्न विथ मेयर। देखो कुछ चीजें कैपिटल है, एल बी और आर कैपिटल, टी आर वाई तीनों कैपिटल, पी कैपिटल, पी कैपिटल, सी कैपिटल, एम कैपिटल, वाई कैपिटल और आर कैपिटल। यानी कि जो कैपिटल वर्ड है ना ये काम के हैं, वो स्मॉल वर्ड तो मैंने खाली सेंटेंस बनाने के लिए डाल रखे हैं। लेवर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, क्या मतलब है भाई? एल बोले तो लिटमस, पहला बंदा कौन है? लिटमस। बेस मैंने लिखा ना, पहला बेस है फिर एसिड है, तो बेस कैसा कलर देगा लिटमस में? ब्लू। एसिड कैसा कलर देगा? रेड। खत्म हो गया बस। देखो एक इंडिकेटर पढ़ दिया। हाँ, दूसरा टर्मरिक, बेस कैसा देगा कलर? रेड। एसिड कैसा कलर देगा? येलो। दो इंडिकेटर पढ़ दिए। तीसरा फेनोप्थेलिन, इंपॉर्टेंट है भाई, बेस कैसा कलर देता है? पिंक। एसिड कैसा कलर देता है? कलरलेस, यानी कि कोई भी कलर नहीं देता। तीन पढ़ दिए। विथ का कोई काम नहीं है। मेयर, मेयर में देखो चौथा इंडिकेटर कौन है? मिथाइल ऑरेंज। बेस कैसा कलर देगा? येलो। एसिड कैसा कलर देगा? रेड। चार इंडिकेटर 4 सेकंड में पढ़ लिया हमने, इससे बेटर क्या लोगे आप बताओ? आई बात समझ में इंडिकेटर क्या होता है? अब यहां पर इंडिकेटर के साथ एक और फंडा आता है, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? अगला टॉपिक है हमारा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर ना जो स्मेल के बेसिस पे बताता है कि एसिड है कि बेस है करके। देखो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में डालोगे तो स्मेल चेंज हो जाएगी, बेसिक मीडियम में डालोगे तो स्मेल एज इट इज रहेगी, कोई भी चेंज नहीं आएगा। सिर्फ तीन पढ़ने हैं हमने यहाँ पर। पहला कौन है? ओनियन यानी कि प्याज, दूसरा वैनिला एसेंस और तीसरा क्लोव ऑयल। बस ये तीन बंदे हैं। क्या करते हैं बताओ? रिटेन स्मेल इन एसिडिक मीडियम और लूज स्मेल इन द बेसिक मीडियम, यानी कि एसिडिक मीडियम में अपनी वही स्मेल बनाए रखेंगे। जैसे प्याज है ना, ओनियन, एसिडिक मीडियम में ले जाओगे तो अपनी स्मेल पे रहेगा, और जैसे बेसिक मीडियम में ले जाओगे तो अपनी स्मेल को क्या कर देगा? खो देगा, लूज कर देगा। तो हुआ ना, स्मेल के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है, और ऐसे इंडिकेटर्स को कहा जाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक हो गया, डन हो गया। इसके बाद एक नया टर्म आता है भाई, अल्कली। अल्कली क्या होता है भाई? अल्कली देखो, अल्कली कुछ नहीं होता, अल्कली बेस होता है सिर्फ, बट ऐसा बेस जो पानी में सॉल्युबल होगा उसको अल्कली कहते हैं। यानी कि दैट बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। बस अल्कली, फेमस अल्कली कौन है भाई? NaOH, KOH, NH4OH। यानी कि ये ऐसे बेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, ये कुछ स्पेशल बेस हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और इन स्पेशल बेस को क्या बोलते हैं? अल्कली कहते हैं। क्या बात आई समझ में? यहां पर हमने एसिड बेस के बारे में जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हो सकती थी सब के सब पढ़ ली है। ठीक हो गया। देखिए अब इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक आएगा वो है रिएक्शंस के बारे में, जिसमें कि पहला रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बताओ तो जरा, अब तो पेपर होने वाले हैं, इतना तो अपने को पता होना चाहिए। बताइए क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, ऐसे रिएक्शन जिसमें अपने को न्यूट्रल करना होता है। देखो क्या होता है भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। बस एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। एक एग्जांपल HCl प्लस NaOH। ठीक है, ये क्या हुआ? एसिड, ये क्या हुआ? बेस। तो क्या बना भाई बताओ? ये Na के साथ ये Cl आ जाएगा, ये H के साथ ये OH आ जाएगा, तो सॉल्ट NaCl, ये बहुत फेमस सॉल्ट है, पता ही होगा ना, खाने वाला नमक, प्लस वाटर यानी कि H2O बन गया। H और OH मिलकर H2O बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बारे में बाद में हम थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद बात आती है टाइप ऑफ एसिड। कुछ नहीं है, कभी एग्जाम में नहीं आया, बट सुन लीजिए थोड़ा सा। पहली बात, स्ट्रेंथ के बेसिस पे दो तरीके के एसिड होते हैं, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूटेड एसिड। कुछ नहीं होता, तुम मार्केट से HCl खरीद के लाए, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, उसको पानी में डाल दिया, डाइल्यूटेड एसिड, खत्म। तो ऑब्वियसली बात है कंसंट्रेटेड एसिड जो तुम लाए हो स्ट्रॉन्ग है, और पानी में डालने के बाद वो क्या हो गया? वीक हो गया। देखो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में होता है जिसमें वाटर अमाउंट लिस्ट होता है, प्योर होता है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म। दूसरी बात है स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है कोरोसिव होगा, दाग लगा देगा वो। अगर हम हाथ में डालेंगे तो हाथ में दाग लग जाएगा, कपड़ों में डालेंगे कपड़े जल जाएंगे। ठीक है। डाइल्यूटेड एसिड क्या होता है? जिसमें वाटर अमाउंट मैक्सिमम होता है, पानी में डाला होता है उस एसिड को,
ऑब्वियस सी बात है वीक होगा और उतना ज्यादा कोरोसिव ये नहीं होता है। हमारे स्कूल्स के जो लैब में होता है ना, वो जनरली डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है ताकि बच्चों के हाथ में न गिर जाए। ठीक हो गया। उसके बाद दो टाइप और है भाई, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं ना जिसको हम खा नहीं सकते जनरली, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, HCl, H2SO4। भाई फॉर्मूला याद होने चाहिए, नाइट्रिक एसिड HNO3। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जिनको हम खा सकते हैं, खा सकते हैं इसका मतलब वीक एसिड है ना, जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे एसिड हम खा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। यहां पर हमने कंप्लीट पढ़ लिया एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इंडिकेटर क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, अल्कली क्या होता है, और लास्ट में हमने एसिड के टाइप भी पढ़ दिए स्ट्रेंथ के बेसिस पे कि भाई कॉन्सेंट्रेटेड क्या है, डाइल्यूटेड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक एसिड क्या है, वीक एसिड इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, सब कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है ऑक्सी एसिड को वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कराया जाता है। भाई ध्यान से सुनिएगा, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना भाई, CBSE हर बार पूछता है इससे। देखो एसिड प्लस वाटर हाईली एक्सप्लोजिव होगा भाई, जैसे ही तुम पानी में एसिड डालोगे ना भाई अपने आप ही ब्लास्ट होने लग जाएगा। बहुत ध्यान से किया जाता है, इवन बच्चों को तो देते भी नहीं है टीचर ये करने के लिए, टीचर खुद ही करते हैं। और करते टाइम याद रखिएगा केस बेस में कभी आ गया तो हमेशा चश्मा पहनना चाहिए, हमेशा ग्लव्स पहनने चाहिए, हमेशा अपना लैब कोट पहनना चाहिए, तब जाके रिएक्शंस कराई जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होती है। इसमें भी एक बात, ऑलवेज एड A to W, यानी कि एसिड को वाटर में डालना है, ये नहीं कि पानी को डाल दिया तुमने एसिड में, भाई खतरनाक हो जाएगा, मुंह जल जाएगा उस टाइम पे। एसिड को वाटर में डालना है, स्लोली स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे डालना है, कभी भी वाटर को एसिड में नेवर, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है, याद रखिएगा। ठीक हो गया, ये चीज याद रखिए। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ HCl। ठीक हो गया, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ HCl। HCl गैस को कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट एक बार मैंने सैंपल पेपर में इसको देखा था प्रीवियस ईयर पेपर में, तब मुझे लगा कि भाई HCl का मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ सकता है। तो H2SO4 में जब NaCl डालते हैं तो क्या बनता है भाई, Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, आपको ये रिएक्शन याद करनी है। इस रिएक्शन को आपने लिख देना है जब भी आपका आएगा कि प्रिपरेशन ऑफ HCl। भाई HCl कैसे बनाओगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाओगे, भाई ऐसे बनाएंगे, खत्म। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्वारिजिया। भाई ये एक्वारिजिया क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं अम्लराज। अम्लराज मतलब पावरफुल एसिड, खतरनाक एसिड। भाई ये एसिड क्या होता है पता है, जब HNO3 को HCl में डाला जाता है, किस रेशियो में, 1:3। गलत मत कर देना यार इसको, HNO3 का 1, ठीक है, और HCl के 3। कैसे याद करोगे, देखो H, C और L कितने वर्ड है, 3, तो HCl के 3 ड्रॉप डालोगे, और HNO3 एक ही ले लो पूरा ही। ठीक हो गया, इसको क्या ले लेना, एक। ट्रिक बता दिया भाई, इसका पता लग जाएगा, इसका तो बना ही लोगे ना। तो जब 3 part of HCl is mixed with 1 part of HNO3, that is called aquaregia। ठीक हो गया भाई। ये एक्वारेजिया क्या करता है फिर, ये हाईली कोरोसिव होता है भाई, और हाईली फ्यूमिंग होता है, याद रखिएगा पहली बात। दूसरा, इसको रॉयल वाटर भी कहते हैं, आ सकता है एग्जाम में कि रॉयल वाटर क्या होता है ऐसे करके। और यूज टू, ठीक है, डिसॉल्व नोबल गैसेस, इसीलिए इसको रॉयल वाटर कहते हैं। जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, इन सबको डिसॉल्व करने के काम कौन आता है, आपका एक्वारेजिया, वही डिसॉल्व किए जाते हैं। और ये हाईली कोरोसिव होता है, हाईली फ्यूमिंग होता है, याद रखिएगा इधर पे। ठीक हो गया, चलिए भाई हमने एक्वारेजिया भी पढ़ लिया, और एक्वारेजिया में तो भाई ट्रिक भी देख लिया, आज से हम कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसके बाद है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल। ठीक हो गया कि भाई एसिड किसी मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। ये एक्चुअली आपने मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ा है, ठीक है, और ये बहुत नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत ज्यादा मतलब खास नहीं है रिएक्शन। क्या होता है बताओ, जब भी मेटल को एसिड में डालते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है, और पहले चैप्टर में मैंने बताया था जहां पर भी H2 गैस निकलेगी पॉप साउंड होगा बस। देखो पहला, Zn में HCl डालोगे तो क्या बनेगा, ZnCl2 सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलेगी विद पॉप साउंड। दूसरा, Al में HCl डालोगे तो AlCl3 प्लस H2 गैस निकलेगी विद पॉप साउंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ NCERT में है तो भाई याद तो करनी पड़ेगी अपने को। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा,
Zn में जब H2SO4 डालते हैं ना जिंक में, देखो अभी तक हम HCl डाल लेते हैं, अभी H2SO4 डाला तो क्या बनेगा बताए, ZnSO4। पहले चैप्टर में पढ़ा है कैसे कलर का होता है, व्हाइट। इसका एक और नेम है व्हाइट विट्रॉल। कमेंट में बताइए ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं, मैंने पहले चैप्टर में बताया था आपको। ठीक है, प्लस क्या निकलेगी, H2 गैस। और इस रिएक्शन को जर्नली यूज किया जाता है क्या बनाने के लिए, H2 गैस बनाने के लिए। और अगर आपको याद हो, मैंने ये पूरे रिएक्शन आपको पहले चैप्टर में भी पढ़ा रखी है और लिखा भी हुआ है कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर H2 गैस। ठीक हो गया भाई, देखो रिएक्शन रिपीट हो रही है भाई कहीं ना कहीं, आई बात समझ में। इसके बाद रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, एसिड का तो पढ़ दिया, बेस का पढ़ते हैं। देखो जब बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ना, सेम सॉल्ट प्लस क्या निकलेगा, H2, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये बहुत ज्यादा नहीं आता, सिर्फ एक रिएक्शन आती है और यही अपने एनसीईआरटी में है। तो जिंक में जब NaOH यानी कि हमने देखो मेटल में बेस डाल दिया तो बनेगा Na2ZnO2, याद रखिएगा इसको, ये कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकती है और H2 गैस आपकी बाहर निकलेगी। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी, क्योंकि मेरा काम है भाई कोई भी एक ऐसी रिएक्शन ना छूटे जो कि एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मेरे नोट्स से बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई हर एक रिएक्शन को इंक्लूड करना है, वो भी सबसे इजीएस्ट वे में। ऐसा भी नहीं कि मैंने सारे रिएक्शन लिख दिए और बच्चा कंफ्यूज हो गया। अभी ये 2 स्लाइड खत्म कर दी हमने, कम से कम अगर स्कूल की कॉपी के हिसाब से देखोगे तो 10 या 15 पन्नों के नोट्स पढ़ लिए 2 स्लाइड में हमने यहाँ पर। ठीक है, अगला टॉपिक है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आ सकता है भाई एग्जाम में, 50-50% चांस है। एसिड कौन है भाई, HCl। यहां पर कौन डाला है एसिड मैंने, H2SO4। Na2CO3 होता है मेटल कार्बोनेट और NaHCO3 होता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम बेकिंग सोडा भी होता है, अभी सॉल्ट में पढ़ेंगे हम, और यह है सोडियम कार्बोनेट। ठीक हो गया, तो जब HCl में डाला तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। यहां भी क्या बनेगा, देखो Na2SO4, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। यानी कि ये तो कॉमन है भाई, इतना बस दोनों के सॉल्ट याद करके ले जाओ, किसमें क्या बनेगा किसमें क्या बनेगा, खत्म हो गया है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, ये तो अपने को पता ही हो गया ना, तो बस खत्म हो गया यहाँ पर। अब अगले स्लाइड में चलते हैं भाई। देखो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम बात करें तो पीछे वाले स्लाइड में हमने पढ़ा सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड पढ़ लिया, उसके बाद रिएक्शन ऑफ हमने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ HCl पढ़ दिया, उसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड, पहले तो हमने पढ़ा वाटर में एसिड डालना, फिर हमने HCl के बारे में पढ़ा, HCl कैसे बनाते हैं, फिर हमने पढ़ा कि मेटल को जब एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराने में क्या होता है, फिर हमने एक्वा रिजिया के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमने एसिड का रिएक्शन पढ़ दिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक हो गया। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड है एसिड और बेस की, और यहां पर एसिड और बेस खत्म हो जाएगा, फिर बस अपना सिर्फ सॉल्ट बचेगा सिर्फ। ठीक हो गया, चलिए भाई रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड, फालतू है भाई, ये भी अपने को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। एसिड को जब मेटल ऑक्साइड में डालते हैं, इंपॉर्टेंट बात, मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब सोचो तो जरा, ये एसिड है ये बेसिक है, यानी कि एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। देखो ना भाई, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं है। देखो CuO ब्लैक ऑक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है तो कैसा होगा, बेस। HCl क्या हो गया, एसिड, तो ये बन गया देखो CuCl2 सॉल्ट प्लस H2। CuCl2 ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, ब्लू ग्रीन भी आ सकता है। ठीक हो गया, पहला रिएक्शन। दूसरा फैक्ट है, जब CO2, ठीक है, CO2 क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, याद रखिएगा, जब इसको CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि एनसीईआरटी में ना कुछ रिएक्शन फैक्ट के तौर पे दी होती है, और मुझे इंक्लूड करनी थी तो मैंने कर दी, तो ये फैक्ट के तौर पे लिखा है मैंने, ये नया टॉपिक है, इसके में इंक्लूड नहीं है। जब लाइम वाटर के साथ डालते हैं तो CO2 नॉन मेटेलिक, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते थे, बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे भाई, एसिडिक, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन गया। तो जब इसको लाइम वाटर यानी कि बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर और CaCO3 कैसा होता है, व्हाइट पीपीटी, हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, यहां पर हमने जितनी भी रिएक्शंस थी एसिड और बेस की सब खत्म कर दी है। ठीक हो गया, बस इतनी रिएक्शन पढ़नी है भाई, उसमें से भी लगभग 3 या 4 रिएक्शन तो हम पहले चैप्टर में पढ़ के आए, तो आप कहां टेंशन ले रहे हो भाई,
अब इसके बाद फालतू चैप्टर देखो, फालतू सा टॉपिक है, इसका नाम है पीएच स्केल। क्या होता है भाई पीएच स्केल? देखो ऐसे करके एक स्केल होता है जिसमें 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग होती है, ठीक है। यहाँ को आपका रेडिश ऑरेंज या येलो टाइप का कलर होता है, यहाँ को आपका ब्लू वॉयलेट इस तरीके का कलर जाता है, और बीच में न्यूट्रल होता है आपका, लगभग ग्रीन टाइप का कलर आपका बीच में होता है। आप अपने एनसीईआरटी में या गूगल में एक आपका पीएच स्केल देख सकते हैं। अगर आप पीएच स्केल में आगे को जाते हो तो आपकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, देखो। और अगर आप पीछे को जाते हो तो आपकी क्या बनती है? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं, देखो एक का पीएच वैल्यू, एक ये बताते ए और एक साइड लिख देता हूं बी, ठीक हो गया। अब बताओ एक का पीएच वैल्यू 3 है, एक का पीएच वैल्यू 5 है, कौन ज्यादा बेसिक है? बताओ 5 वाला ज्यादा बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू ज्यादा है। एक का पीएच वैल्यू है 4, एक का पीएच वैल्यू है 12, कौन ज्यादा एसिडिक है? बताओ 4 वाला, ठीक है। यानी कि पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, देखो यहां पर, ठीक है। और पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिटी उतनी कम होगी, और एसिडिटी कम है इसका मतलब बेसिसिटी ज्यादा है। बस इतना ही है, कुछ नहीं है। देखो क्या कहना चाह रहा है यहां पर, हमने बोला था ना जो एसिड होता है वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, तो सोचो जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच वैल्यू उसकी क्या होगी? कम होगी। देखो रटना नहीं है भाई, समझना है। जितना H पॉजिटिव आयन देगा, सोचो कम दे रहा हो H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब वो क्या है? वीक एसिड। और अगर वीक एसिड है, गंदा एसिड, तो इसका मतलब उसका पीएच वैल्यू क्या होगा? ज्यादा। यानी कि जो अच्छा एसिड होता है ना, अच्छा एसिड, इसका पीएच वैल्यू हमेशा कम होता है, ठीक है। और जो अच्छा बेस होता है, बस तुम इतना याद करो, अच्छा बेस कौन होगा? जो OH नेगेटिव देगा, इसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। बस खत्म होगी कहानी। देखो जो ज्यादा OH नेगेटिव देगा इसका मतलब अच्छा बेस, और अच्छा बेस होगा तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगी। जो कम OH नेगेटिव देगा इसका मतलब वो बेकार बेस, और बेकार बेस है तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बस खत्म हो गया। तुम्हें ये पीएच वैल्यू याद करना है, देखे रहना है 5 मिनट, तुम खुद समझ जाओगे क्या है करके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया। पीएच, बस क्वेश्चन आएगा आपका, एक का पीएच वैल्यू ये है, एक का पीएच वैल्यू ये है, बताओ कौन तगड़ा एसिड है? कौन होगा जिसका पीएच वैल्यू कम होगा? बोलेगा एक का पीएच वैल्यू 4 है, एक का पीएच वैल्यू 7 है, कौन ज्यादा OH नेगेटिव देगा? बताओ। OH नेगेटिव कौन देता है? जो बेस होता है। और बेस कौन होता है? जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है। तो भाई ये वाला आंसर होगा। खत्म है भाई, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ना है, ठीक हो गया। चलिए जब हम लोग मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, ठीक है, मैथ्स में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसा चैप्टर कर लेते हैं, तो भाई ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पीएच वैल्यू के कुछ एप्लीकेशंस हैं अपने, जो कि अपने को पढ़ने होते हैं। ये खाली थ्योरी है बस, ठीक है। क्या है भाई पीएच वैल्यू के? देखो फालतू फालतू से हैं। सबसे पहला क्या है? पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी कितनी होती है? लगभग 7 से लेके 7.8 तक। दूसरा, पीएच वैल्यू ऑफ वाटर कितनी होती है भाई? अगर लेस देन 5.6 हो गया, देखो कम है ना 5.6 ऑलरेडी, देखो ये पीएच स्केल है, ये 7 है बीच का, 5.6 लगभग पीछे होगा, ऑलरेडी वो एसिड है, ठीक हो गया। अगर उससे भी कम हो गया तो इसको बोलते हैं एसिड रेन, और एसिड रेन से हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। ताजमहल जो पीला पड़ रहा है ना, वो इसी के चक्कर में पड़ रहा है, एसिड रेन की वजह से, ठीक हो गया। अगला, ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है, स्टमक प्रोड्यूसेस HCl। हमने पढ़ा है ना बायोलॉजी में, जब भी डाइजेशन होता है हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्टमक होता है, वो क्या करता है? HCl प्रोड्यूस करता है, और HCl क्या होता है? एसिड, तो ये एसिडिटी होगा। उस एसिड को, ठीक है, एडजस्ट करने के लिए, यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं पता है? बेस। तुमने देखा होगा ना तारक मेहता में अब्दुल का सोडा, वही तो होता है भाई। उनको भी पता है कि भाई एसिडिटी होगी, खा लिया हमने, ज्यादा खा लिया, तो आप क्या चाहिए भाई? बेस। बेस के लिए सोडा पीते हैं वो लोग। देखो वी अडॉप्ट, क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, जो कि कॉज करता है क्या? एसिडिटी, ठीक है। सो टू एडजस्ट इट वी यूज एंटा एसिड, और एक फेमस एंटा एसिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इसको, ठीक हो गया। सोडा मतलब इनो कह सकते हो तुम एक तरीके का, ठीक हो गया। चलिए इसके बाद हनी बी स्टिंग, जब मधुमक्खी काट लेती है तो मधुमक्खी के काटने में भी क्या होता है? एसिड होता है उसमें,
ठीक हो गया। आई थिंक फॉर्मिक एसिड होता है, और अगर उसको न्यूट्रलाइज करना है तो तुम्हें बेस यूज करना होगा, और सबसे बेटर बेस कौन सा यूज होता है उस टाइम पे? NaHCO3। बस खत्म हो गया है हमारा। तीसरा, ठीक है, पीएच वैल्यू ऑफ माउथ अगर 5.5 से कम हो गया तो इसका मतलब एसिडिटी हो जाएगी, क्योंकि पीएच वैल्यू कम हो गया ना, और इसका मतलब हमारा जो टूथ है वो डिके होने लग जाएगा। तो फिर उसको बचाने के लिए क्या करोगे? टूथपेस्ट जिसमें कि बेसिक होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा नमक होना चाहिए। तुमने ऐड देखा ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, उन्हें भी पता होता है ऐसा। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट बेसिक नेचर का होगा, तभी तो एसिडिटी को न्यूट्रल करेगा। तो याद रखिएगा इस बात को। अगला, नेटल स्टिंग इन हेयर, जो होता है ना अपना बिच्छू घास कहते हैं इसको, ठीक है, आपने देखा होगा। तो नेटल में क्या होता है? छोटे छोटे स्टिंग होते हैं। तो ये क्या होता है? इस स्टिंग में होती है आपकी एसिड। तो जब भी हमारे स्किन में लगता है ना तो हमको बहुत ज्यादा पेन होता है, इसी वजह से होता है, ठीक है। और कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक फैक्ट दे रखा है कि जहां पर भी आपकी नेटल ग्रास होती है ना, वहीं पर एक और ग्रास उगती है, ठीक है, जिसको अगर आप ऊपर से लगा दोगे तो आपको फिर नेटल स्टिंग ठीक हो जाएगा, आपका पेन ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रास क्या होती होगी? बेसिक होती होगी। तो कहना चाहता है कि नेचर ने एक जगह से प्रॉब्लम दी है तो बगल ही में उसका सॉल्यूशन भी दिया है। एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से फ्रेम किया इस चीज को, ठीक है। एक बार जरूर पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम होगा तो, ठीक हो गया। चलिए, और यहां पर हमने एसिड एंड बेस को कंप्लीटली खत्म कर दिया। अब 5 मिनट में हम जल्दी से सॉल्ट पढ़ते हैं, और सॉल्ट में तो भाई क्या बेहतरीन नोट्स बना के लेके आया हूं मैं। दिस इज योर सॉल्ट, ठीक हो गया। सबसे पहले भाई सॉल्ट में तो भाई हम एक्सपर्ट हैं। देखो क्या पढ़ना है अपने को, सॉल्ट में सबसे पहले पढ़ना है अपने NaCl। क्या होता है भाई? सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। नहीं पढ़ना है इसके बारे में, गांधी जी इसी के लिए लड़े थे, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है अपना। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है भाई? NaOH। इस सॉल्ट की अगर हम बात करें तो भाई ये बेसिक सॉल्ट होता है। सॉल्ट भी दो तरीके के नेचर होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। ये बेसिक किस्म का सॉल्ट होता है। दूसरा, इसको कॉस्टिक सोडा कहते हैं। याद रखिएगा, NaOH का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा, या इसी को डाई भी कहते हैं बहुत बार, ठीक हो गया। चलिए, दूसरी बात, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिस प्रोसेस से बनाया जाता है उस प्रोसेस का नाम है क्लोरा अल्कली प्रोसेस। और नोट डाउन कर लीजिए, इस बार के पेपर में आने वाला है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। क्या होता है क्लोरा अल्कली प्रोसेस? देखो, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको कि ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है। ब्राइन को जब H2O यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है और ऊपर से करंट दी जाती है, ठीक है, तो क्या बनता है पता है? देखो, क्लोरीन, क्लोरा अल्कली यानी कि NaOH पढ़ाया था अभी, और साथ में क्या निकलती है? H2 गैस। तो दिस इज कॉल्ड क्लोरा अल्कली प्रोसेस। खत्म हो गया। तो क्लोरा अल्कली प्रोसेस में क्या होगा? जब NaCl सॉल्यूशन को पानी में डाला जाता है और इसको क्या बोलते हैं? ब्राइन यानी कि एक्वस NaCl सॉल्यूशन में करंट डाली जाती है, तो हमारा क्या बनेगा? अल्कली प्लस क्लोरीन प्लस H2। याद रखिएगा, क्लोरीन निकलेगा एनोड में, H2 गैस निकलेगा कैथोड में, ठीक हो गया। याद रखिएगा, ये आपको रटना पड़ेगा। क्लोरीन निकलेगा एनोड में और H2 गैस निकलेगा कैथोड में, इसको रट लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक हो गया। तो ये रहा आपका क्लोरा अल्कली प्रोसेस। मुझे याद है 2024 के पेपर में क्लोरा अल्कली प्रोसेस आया था, और साथ में आया था विच गैस इज रिलीज्ड इन एनोड एंड कैथोड, ऐसे करके एक नंबर पे से भी ये दिया था। तो बार बार कह रहा हूं, एनोड कैथोड में कंफ्यूज मत कीजिएगा। एक कोई भी ट्रिक बनाइए और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक जो पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको बोलते हैं CaOCl2। भाई ये कहाँ यूज होता है बताओ तो? ये आपने देखा होगा ना, पानी की जो टंकी होती है, हमारे पापा लोग घर में टंकी में डाल देते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये वही ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। कैसे बनता है? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन डालते हैं तो बनता है CaOCl2 प्लस H2O बाहर निकलता है। MOP तो भाई रटनी पड़ेगी तुमको, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तुमको याद करना पड़ेगा। एक दो बार पेन पेपर में लिख के चलेंगे, हो जाएगा आपका। कहाँ कहाँ यूज होता है भाई? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल बोले तो कपड़े, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। अगला, ये बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक हो गया। अगला, ये क्लोथ्स में काम होता है भाई, ब्लीचिंग की जाती है ना क्लोथ की, ये लॉन्ड्री में यूज होता है। अगला क्या है? क्लीन वाटर, जो कि मैंने बताया था, वाटर में जर्म्स को मारने के काम भी आता है, ठीक हो गया। तो इसका नाम है भाई ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने कितने पढ़ दिया अभी तक?
हमने 3 पढ़ दिए। पहला पढ़ा हमने NaCl, उसके बाद हमने पढ़ दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा हमने पढ़ दिया ब्लीचिंग पाउडर। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है बेकिंग सोडा, और जहां तक है आपका सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पर बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और इसी के नोट्स में सबसे बेटर लाया हूं। देखो भाई, बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा में क्या होता है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं NaHCO3 से। क्या फॉर्मूला है भाई इसका? NaHCO3। ठीक हो गया। क्या नाम होता है इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने जस्ट पढ़ा भी था अभी NaHCO3 के बारे में। ठीक हो गया। कैसे बनता है भाई ये? कैसे बनेगा? जब NaCl, देखो नमक, पानी और CO2, और ये NH3 यानी कि अमोनिया नाम होता है इसका, अमोनिया। इन चारों को रिएक्शन कराते हैं, नमक, पानी, CO2, अमोनिया। याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो क्या बनेगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 बन गया। लो भाई, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस खत्म हो गया ये। इसके यूज क्या है भाई? पहली बात, फास्टर कुकिंग, जहां पर होटलों में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, जल्दी कुक करने के काम आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक एसिडिटी रेगुलेटर होता है। ठीक है, वो जो अब्दुल का सोडा नहीं होता, वो यही होता है भाई, NaHCO3। जब अपने को एसिडिटी हो जाती है ना, तो इनो में यही पड़ता है। एक और पड़ता है, अभी बताया था, कौन? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक ये भी हो गया, या तो वो डालो या तो ये डालो। अगला, ये एक बेसिक सॉल्ट होता है, तभी तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कितने बार आया हुआ एग्जाम में, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। याद रखिएगा ये चीज। और लास्ट, ये क्या करता है? डिले कर्डिंग ऑफ द मिल्क। ठीक है, दही के जमने को थोड़ा सा रोक देता है। अगर दूध से गर्मियों के टाइम पे ना क्या होता है, जल्दी जल्दी दही जम जाता है, तो कई बार NaHCO3 डाला जाता है, तो दही बनने में टाइम लग जाता है। ठीक हो गया। चलिए, आया इतना समझ में? अब यहां पर एक चीज देखिए, मैंने बताया था ये फास्टर कुकिंग में यूज होता है। तो भाई कुकिंग के टाइम पे कैसी इसकी रिएक्शन होती है, वो ये है, रिएक्शन ड्यूरिंग कुकिंग। तो क्या होगा इसमें बताइए? देखिए, NaHCO3 को जब हीट करते हैं ना कुकिंग के टाइम पे, तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस क्या बनता है? CO2। ठीक हो गया। Na2CO3 का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक हो गया। तो कुकिंग के टाइम पे मैंने कई बार देखा, पेपर में आया हुआ है, व्हाट इज द रिएक्शन परफॉर्म्ड बाय बेकिंग सोडा ड्यूरिंग कुकिंग। तो भाई इस रिएक्शन को लिख देना आपने वहां पर, एक बार कॉपी में लिख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है। अगला है रिएक्शन ऑफ, आई थिंक ब्लीचिंग पाउडर नहीं होगा यहां पर होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, इस बार का क्वेश्चन है। तो अपना बेकिंग सोडा पकड़ो, इसको H पॉजिटिव में डाल दो। अभी बताओ तो H पॉजिटिव कहां से आता है? एसिड से। अब तो हम भाई एक्सपर्ट हो चुके हैं एसिड बेस में। अब ये एसिड ना, कोई भी माइल्ड इडेबल एसिड लो, खाने वाला एसिड लो, जनरली ये टार्टरिक एसिड होता है। ठीक हो गया। तो जैसे ही टार्टरिक एसिड में हम ये डालते हैं बेकिंग सोडा, तो आपका CO2 गैस प्लस H2O प्लस सॉल्ट बन जाता है। और जो CO2 है ना, मेकिंग ब्रेड, केक, स्पंजी, जो ब्रेड होता है, केक होता है, जो स्पंजी होता है ना, फूला हुआ होता है, वो इसी CO2 की वजह से होता है। यानी कि ये रिएक्शन बेकरीज में बहुत ज्यादा परफॉर्म की जाती है। क्या? कि जब बेकिंग सोडा को किसी भी माइल्ड इडेबल एसिड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो आपकी CO2 गैस रिलीज होती है, जो कि ब्रेड को या केक को स्पंजी बनाने के काम आता है। ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक हो गया। अब यहां पर हमने बेकिंग सोडा यानी कि जो सबसे टफ है वो पढ़ लिया। यहाँ पर क्या था भाई? बेकिंग सोडा कुछ भी तो नहीं था, फास्टर कुकिंग के काम आता है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के काम आता है, बेसिक सॉल्ट होता है, और साथ में जो मिल्क की कर्डिंग है उसको रोक देता है। कुकिंग के टाइम पे ये उसकी रिएक्शन होती है, और जब बेकरी में इसका परफॉर्म किया जाता है, जो कि मैंने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो ये है। और जो CO2 होता है, यही कॉज करता है ब्रेड को स्पंजी बनाने के। ठीक हो गया। ये रिएक्शन बार बार कह रहा हूं, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक हो गया। अब लास्ट के दो रिएक्शन अपने, सॉरी, दो टॉपिक हमने पढ़ने हैं। एक का नाम है वॉशिंग पाउडर और दूसरे का नाम है आपका POP। ठीक है, दोनों बहुत इजी। देखो भाई, वॉशिंग पाउडर को बनाने के दो स्टेप है। कैसे स्टेप? NaHCO3 पकड़ो,
हीट करो तो क्या बनेगा, NO2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ये अभी ऊपर भी किया है रिएक्शन, तभी एनसीईआरटी में ना एक रिएक्शन दो दो तीन तीन बार है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले स्टेप में क्या बन गया भाई, Na2CO3। दूसरे स्टेप में इस Na2CO3 में 10 मोल ऑफ H2O डाल दो तो Na2CO3 डॉट 10 H2O बन गया, और इसी को बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। ठीक हो गया, Na2CO3 डॉट 10 H2। Na2CO3 अकेला नहीं है, 10 H2O भी होगा साथ में, याद रखिएगा। सिर्फ MOP इंपॉर्टेंट है इसके, और कुछ नहीं। क्या काम आएगा, वॉशिंग के काम आएगा भाई, खत्म कहानी। ठीक है, लास्ट है भाई POP। इससे तो न जाने भाई कितने क्वेश्चन आए, सीबीएसई थक गया इससे पूछते पूछते। देखो CaSO4 डॉट पढ़ते हैं इसको, डॉट 2H2, इसका नाम है जिप्सम। ठीक हो गया, तो जब जिप्सम को हीट करते हैं ना तो क्या होता है पता है, ये 2H2O में से 1.5 H2O उड़ जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ हाफ H2O। तो CaSO4 डॉट क्या बचा, हाफ H2O, और इसी को बोलते हैं POP। और POP कैसे कलर का होता है, व्हाइट कलर का। देखा होगा ना आपने POP जो अपने हॉस्पिटल्स में होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, वो यही होता है, फुल फॉर्म होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक हो गया, चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात, ये कौन है भाई, POP। अब इसको 1 होल 1/2 यानी कि 1.5 H2O के साथ रिएक्शन दोबारा करा दो, तो जब ये रिएक्शन उल्टा कराया जाता है ना तो दोबारा से क्या बन जाता है बताए, जिप्सम। ठीक है, अब एक लॉजिकल बात बताओ, तो हॉस्पिटल में हमारे हाथ में POP लगता है कि जिप्सम लगता है, सोचो। POP तो पाउडर फॉर्म होता है, जबकि हमारे हाथ में तो प्लास्टिक लगता है, सॉलिड फॉर्म। ठीक हो गया, प्लास्टर लगता है, तो इसका मतलब हमारे हाथ में क्या बन जाता है, वो जिप्सम बन जाता है। आई बात समझ में, तो जिप्सम को हीट करोगे तो POP बन जाएगा, POP में पानी डालोगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो कहां कहां यूज होगा भाई ये, पहली बात प्लास्टिक में, सॉरी प्लास्टर्स में। अगला मेकिंग टॉय एंड डेकोरेटिव मटेरियल, देखा ना कप वप आते हैं, टॉय आते हैं जो बर्थडे गिफ्ट में हम देते हैं, ठीक है, मूर्ति वगैरह देते हैं, ये सब कुछ किसके बने होते हैं, POP के बने होते हैं। ठीक है, और यहां पर ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अराउंड आधे घंटे 35 मिनट की हमारी ये वीडियो बनी है, बट हाँ, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी दूसरा टॉपिक नहीं देखना है। मेरे लिए भी भाई बहुत टफ है, क्योंकि वन टेक में वीडियो बनानी होती है और कहीं पर थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक नहीं करना होता है। और आई होप मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो, ये पूरा टॉपिक समझा पाया हूँ। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरे 10th क्लास केमिस्ट्री का सबसे लंबा जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और यहाँ पर आप एसिड बेस एंड सॉल्ट में एक्सपर्ट बन चुके हैं। बस एक बार उन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो एक बार रफ कॉपी में ऊपर ऊपर उतार लीजिए, क्योंकि लिखने से ही केमिस्ट्री याद होती है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल। भाई केमिस्ट्री देख रहे हो, हर चैप्टर कितना टफ है, हर चैप्टर कितना लेंथी है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमको एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा, हमको फीडबैक दीजिएगा कि हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि डे बाय डे हम भी आपके फीडबैक के आधार पे क्या करेंगे, अपना सुधार करेंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक हो गया, और अपने उन सभी फ्रेंड्स के साथ हमारी इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए जो कि क्लास 10th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डरे हुए हैं केमिस्ट्री से, ताकि उन बच्चों को भी थोड़ी सी हेल्प मिले और कहीं ना कहीं हमारी भी रीच बढ़े। ठीक हो गया, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।